हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैकबोर्ड प्रिपरेशन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th का भूगोल, है ना, ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन का गैस किया हुआ एक है, दो है, तीन, चार चार मतलब गैस आप लोग को मिलेगा, चार पांच गैस मिलेगा, जिसमें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि उन लोगों को भी मदद मिल जाए, और साथ साथ में आप लोग सबका नंबर जो है अच्छा नंबर आए एग्जाम में। तो इसमें तो 25 आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद 26 नंबर से जो रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा, है ना, जिसमें कि जो है किन्हीं 7 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। तो पहला जो प्रश्न है वो संभववाद क्या है ना, संभववाद से आप क्या समझते हैं। तो फ्रांसीसी विद्वान फैवरे ने इसे संभववाद का नाम दिया है। इस विचारधारा के विद्वान का मत है कि मानव प्रकृति के तत्व को चुनने के लिए स्वतंत्रता होता है। सर्वतः जो है वो संभावनाएं हैं और मनुष्य इन संभावनाओं को जो है वो का स्वामी है। और फ्रेवे के अनुसार जो है ये कहीं अनिवार्यता नहीं है कि सब जगह संभावनाएं जो है। आगे है 27 नंबर की संख्या, जनसंख्या जो है ना, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करे। तो जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में, है ना, किसी क्षेत्र में समय से, है ना, समय की जो है किसी निश्चित अवधि के दौरान जो है बसे लोगों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। मतलब देखो कि क्या है कि यहाँ कि किसी जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन से अभिप्राय है कि किसी क्षेत्र में, है ना, कोई क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि में, है ना, कुछ टाइम दे दिया गया है, निश्चित अवधि के दौरान जो है बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है ना, बसे हुए जितना भी लोग वहां बसे हुए हैं और उनकी संख्या में परिवर्तन हो जाता है। तो उसी यस इस तरह का जो परिवर्तन होता है धनात्मक भी हो सकता है या फिर तो ऋणात्मक भी, या फिर तो उस जगह के आदमी वहां जो रह रहा है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो इसे ही निरपेक्ष संख्या अथवा फिर तो प्रतिशत के रूप में जो है अभिव्यक्ति किया जा सकता है, और इसी को जनसंख्या वृद्धि या फिर तो, हाँ, जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। आगे बोला है गहन कृषि किसे कहते हैं ना, गहन कृषि क्या है। तो गहन कृषि या संघनन कृषि जीविका कृषि का ही एक प्रकार है जिसे भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। और यह श्रमसाध्य कृषि है जहां उत्पादन को बढ़ाने के लिए, है ना, उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई किया जाता है। मतलब सीधा सीधे आप लोग समझिए गहन कृषि क्या है। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए जैव रासायनिक चीजों का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग गहन कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं, है ना। तो विनिर्माण जैसे कि अभी हम लोग खेती किए, है ना, खेती किए तो मान के चलिए कि अगर हम लोग खेती में आलू की आलू को पैदा किए, और आलू पैदा करने के बाद उसको आलू से चिप्स बनवाना है ना, तो चिप्स तो घर में बनेगा नहीं, वो फैक्ट्री में जाएगा। हाँ, तो वही चीज यहाँ बोला है, विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो जब कच्चे माल को मूल्यवान, है ना, मूल्यवान उत्पादन में बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं को उत्पादन किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं, वस्तु को निर्माण कहते हैं। विनिर्माण उद्योग से लोगों से आय के लिए कृषि पर निर्भर जो होता है निर्भरता कम होती है। आगे है कि पल्ली बस्तियां किसे कहते हैं ना। पल्ली बस्तियां कई बार जो है बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग अनेक इकाइयों में बट जाती है, लेकिन उन सबका नाम एक रहता है। इनका इकाइयों स्थानीय नाम जो है पाना, पाड़ा, पाली, नगना, ढाणी, ये सब होता है, धानी आदि। अगला क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास क्या है ना। तो यह एक ऐसा विकास है जिसे भविष्य में आने वाली पीढ़ियां की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरी करे। मतलब सीधा सीधे आप लोग समझिए, है ना, मेरे बात को समझिए कि अभी जैसे कि कुछ ऐसा चीज बचा के रखना जो कि आने वाला पीढ़ी के लिए वो रहे, है ना, वो चीज हम लोग के बचा के काम करेंगे। जैसे कि अभी कोयला है, अभी कोयला हम लोग के समय में तो पूरा है, लेकिन इसको ऐसा बचा के रखे कि आने वाला पीढ़ी भी देख ले कि हाँ कोयला इस तरह की चीजें होता है ना। तो यहाँ यही चीज बोला गया है, सतत पोषणीय विकास क्या है, मतलब विकास कीजिए, है ना, आप अभी प्रेजेंट में विकास कीजिए, लेकिन ऐसा विकास नहीं कीजिए कि आप आने वाला पीढ़ी के लिए कुछ रहने नहीं दिए, है ना। विकास, सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि विकास आप कीजिए, लेकिन जो भी संसाधन अभी है वो भावी पीढ़ी मतलब आने वाला पीढ़ी के लिए भी क्या हो, रहने के लिए दिया जाए। आगे क्वेश्चन बोला है कि ऋतु प्रवास, है ना, ऋतु प्रवास क्या है। तो ऋतु प्रवास एक प्रकार का पशुचारण या फिर तो खाना बदोश है जो निश्चित गर्मी और सर्दियों के चारागाहों के बीच में पशुधन की मौसमी आवाजाही और वे ऋतुओं के आधार पर अपने पशुओं के साथ प्रवास करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में इसका तात्पर्य गर्मियों में उच्च चारागाह और सर्दियों की निचली घाटियों के बीच आवागमन से है ना। आगे क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं ना, व्यापार संतुलन से आपका क्या तात्पर्य है। तो किसी भी देश के निर्यात और आयात में अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं, है ना।
किसी भी देश में जो निर्यात हो रहा है, आयात हो रहा है, मतलब कोई देश से हम कोई चीज़ को निर्यात यहाँ से भेज रहे हैं और उधर से ला रहे हैं, तो उसी का अंतर को ही क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन कहा जाता है। व्यापार संतुलन अनुकूल होने की स्थिति में आयात की तुलना में निर्यात अधिक होता है ना? क्या हुआ कि व्यापार संतुलन अनुकूल अगर तभी होगा जब आयात है ना, आयात के तुलना में निर्यात ज़्यादा होगा, मतलब अपना देश में कम आए और हमारा देश से अधिक दूसरा देश जाए, है ना? तो व्यापार संतुलन का प्रतिकूल होने की स्थिति में निर्यात की तुलना में आयात अधिक होता है। आगे क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया से कौन से प्रदूषण मुख्य रूप से उत्पन्न होता है? उद्योग मतलब उद्योग फैक्ट्री जब होता लगता है तो उससे कौन सा प्रदूषण जो होता है मुख्य रूप से उत्पन्न होता है? तो औद्योगिकरण पर्यावरण का संकट पैदा करने में सबसे बड़ा कारण रहा है। औद्योगिकरण के लिए उद्योगपतियों एवं सरकार ने उपजाऊ भूमि तथा वहाँ परिवेश को नष्ट कर डाला है। इसका प्रभाव यह है कि प्राकृतिक असंतुलन बढ़ गया है और औद्योगिकरण के विकास तो दिया ही, लेकिन प्रदूषण का भी उपहार हमें दे दिया। औद्योगिकरण तो आया, हम लोग का विकास तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ में प्रदूषण का भी उपहार दे दिया। इसमें भूमि, वायु, जल प्रदूषण, सब तरह के प्रदूषण जो है संतुलित को बिगाड़ दिया गया है और सौंदर्य को भी नष्ट कर दिया है। आगे 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, 3 नंबर का है। बोला प्रकृति की मानवीयकरण को स्पष्ट करें, है ना? तो मनुष्य भौतिक वातावरण और तकनीकी सहायता से प्राकृतिक पर प्रभाव डालता है। प्राकृतिक मानव को प्रभावित करता है, तो मनुष्य अपनी तकनीक से प्रकृति को भी प्रभावित करता है। इसलिए इस बात पर महत्व होता है कि मानव ने किसी तकनीक का उपकरण के साथ प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। आगे क्वेश्चन है कि जल परिवहन के 3 लाभ बताइए। जल परिवहन का 3 लाभ बताना है। तो जल परिवहन बहुत सस्ता है, इसमें तो रोड बनाना नहीं पड़ता है, क्योंकि पानी पर घर्षण भूमि की तुलना में बहुत कम है, जिसका ऊर्जा का कम लागत भी होता है और ये पर्यावरण का अनुकूल भी है, क्योंकि इससे भूमि और वायु मार्ग द्वारा समान दूरी के परिवहन के लिए बहुत कम ऊर्जा का आवश्यकता होती है और इसे रेल और सड़क नेटवर्क जैसा रख रखाव की आवश्यकता भी नहीं होती है और घने जंगलों वाले क्षेत्र परिवहन के लिए जल परिवहन नदी सबसे उपयुक्त परिवहन साधन है। आगे क्वेश्चन है कि आकार के आधार पर उद्योग कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है ना? तो आकार के आधार पर इसको संक्षिप्त में वर्णन करने बोला है। तो आकार के आधार पर उद्योग को 3 प्रकार से बांटा गया है ना? कुटीर उद्योग सबसे पहला, तो यह विनिर्माण का सबसे छोटी इकाई है। इसे शिल्प उद्योग भी कहा जाता है। इसमें दस्तकार अपनी पैतृक दक्षता के आधार पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल का भी प्रयोग करते हैं और सरल विधियों से अपने घर में ही छोटे-छोटे वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तैयार करते हैं, है ना? तो इसको कुटीर उद्योग बोलते हैं, मतलब घर में जो बनाया जाता है ना, जैसे कि हम लोग झारखंड से हैं, तो झारखंड में जैसे कि पथिया, टोकरी ये सब बनाया जाता है ना, जो हम लोग टुपला भी बोलते हैं, ये सारा चीज़। अगला है छोटे पैमाने के उद्योग, है ना? छोटे पैमाने के उद्योग, लघु उद्योग जो है, यह कुटीर उद्योग से थोड़ा-सा क्या रहता है, बड़ा रहता है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है और इसे उद्योग अर्ध कुशल श्रमिक और शक्ति चालकों यंत्रों द्वारा प्रयोग किया जाता है और रोजगार के अवसर पर इस उद्योग को अधिक होता है। आगे है बड़े पैमाने के उद्योग, है ना? बड़े पैमाने के उद्योग जो है वो विशेषता क्या है? विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार के कच्चा माल, शक्ति साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी। वर्तमान में इन उद्योगों का विस्तार विश्व में सभी क्षेत्र में है, बड़ा-बड़ा उद्योग। आगे क्वेश्चन बोला है ग्रामीण बस्तियों के मुख्य समस्याओं को लिखिए। तो ग्रामीण बस्तियों की जो मुख्य समस्या है ना, ग्रामीण बस्तियों की मुख्य समस्या निम्नलिखित है। पहला जो है ग्रामीण में क्या-क्या समस्या होता है वो बोल रहा है क्वेश्चन। तो पेयजल का अभाव, गाँव में बहुत ज़्यादा मतलब पीने के पानी का बहुत अभाव होता है। हमारे गाँव में खुद है। तो संसार के अधिकतर गाँवों में पेयजल की गंभीर समस्या है। महिलाओं व बच्चों की कई-कई किलोमीटर दूरी तक पानी लाना पड़ता है। रेगिस्तान और पर्वतीय भागों में भी पेयजल की अत्यधिक गंभीर समस्या है। जलवाहित रोग, है ना? पेयजल की गुणवत्ता ठीक न होने के कारण जलवाहित जैसे कि हैजा, पीलिया, ये सब बीमारी हो जाता है। बाढ़ और सूखा, दक्षिण एशिया के देशों में गाँव में जो है बाढ़ और सूखे दोनों ही मार सहने के अभिशप्त है ना? सिंचाई का भी अभाव, सूखा पड़ने से फसल की भी भारी हानि होता है। उसी तरह से शौचालयों और कचरे की समस्या, है ना? गाँव में शौचालय न होने के कारण जो है महिलाओं और अधिक कठिनाई उठानी पड़ती है। और ये इसी तरह के कारण जो है, इसी कारण से अनेक रोग के शिकार भी हो जाते हैं, है ना? आगे क्वेश्चन बोला है कि शुष्क और आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? तो शुष्क जो है, शुष्क भूमि और आर्द्र भूमि के बीच निम्नलिखित अंतर है। भारत में शुष्क भूमि की खेती प्रायः 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वाला क्षेत्र में की जाती है, जबकि आर्द्र भूमि की खेती जो 75 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है। अब शुष्क भूमि वाले कृषि क्षेत्र को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में जो है
भी मृदा में नमी की कमी है ना, नमी हो की कमी होती है, जबकि आर्द्र भूमि कृषि क्षेत्र को बाढ़ और मिट्टी की कटाव की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में मृदा जल का अधिकता होती है। उसी तरह से शुष्क भूमि में जो है ना, शुष्क भूमि वाले कृषि क्षेत्र में वर्षा ऋतु में भी आर्द्र संरक्षण, वर्षा जल के कुशल प्रयोग अनेक विधियां अपनाई जाती है, जबकि आर्द्र भूमि कृषि क्षेत्र में इसकी अनावश्यकता नहीं पड़ती है। शुष्क भूमि में जो है ना, शुष्क भूमि महत्वपूर्ण क्षेत्र गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु के वर्षा छाया क्षेत्र है, जबकि बिहार, जो उत्तर प्रदेश हो गया है ना, पश्चिम बंगाल आदि आर्द्र शुष्क आर्द्र भूमि खेती के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन बोला कि पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है ना। पवन ऊर्जा क्या है? तो पवन ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा है ना। परंपरागत ऊर्जा किसको बोलते हैं? जो बहुत पहले से चलते आ रहा है, लेकिन पवन ऊर्जा तो बहुत पहले से चल नहीं रहा है ना। तो पवन ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा है। और पवन ऊर्जा का एक असमाप्तीय है ना, असमाप्य मतलब ये समाप्त नहीं हो सकता स्रोत है। पवन चक्कियों में 3 गति से चलने वाली हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो कि विद्युत उत्पादन के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। और पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्र और पर्वतीय घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती रहती है, वहां स्थित है। और पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस है ना, इस जगह में पाया जाता है। आगे बोला है कि खनिज है ना, खनिज जानते ना। तो खनिज के संरक्षण एवं प्रबंध क्यों आवश्यक है? खनिज तो बहुत मतलब है नहीं, है ना। खनिज जो है लिमिट है। और ये इस किस तरह का संसाधन है? अनवीकरणीय, मतलब एक बार प्रयोग कर लिया तो जल्दी बनेगा नहीं। तो खनिज संरक्षण क्यों जरूरी है ना, और इसको प्रबंध जो आवश्यक क्यों है? तो खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है, ये जल्दी बनेगा नहीं, है ना। मतलब ये बनने में इसको लाखों साल, एक बार यूज करने के बाद लाखों करोड़ों साल लग जाता है बनने में। तो खनिज क्षयशील एवं नवीकरणीय संसाधन है, और इसकी मात्रा सीमित भी है। और इसका पुनर्निर्माण जो है वो असंभव है, बहुत समय लग जाएगा। खनिज उद्योग का आधार है कि, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिज का अतिशय दोहन एवं उपयोग भी अस्तित्व के लिए संकट है। अतः खनिज का संरक्षण जो है और प्रबंध आवश्यक है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर करता है: खनिज का निरंतर दोहन पर नियंत्रण करना, उनका बचत पूर्व उपयोग एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्प की खोज, खनिज पर नियंत्रण के अलावे उनके विकल्पों के खोजना, खनिज के अपशिष्ट पदार्थों की बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना, पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण करना, खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति अपनाया जो है ना, अपनाना ही प्रबंध कहलाता है। इस तरह से आगे क्वेश्चन बोला है कि जल अथवा जो है मृदा प्रदूषण को रोकथाम करने के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव देना है ना। जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के रोकने के लिए 4 हम लोग को महत्वपूर्ण सुझाव देना है। तो पहला सुझाव क्या है? तो प्रत्येक घर में सेप्टिक टैंक की होना चाहिए ना, सेप्टिक टैंक होना चाहिए। दूसरा है कि जल स्रोत में पशुओं को नहीं धोना चाहिए, जहां से पानी होता है वहां पशु को नहीं धोना चाहिए। लोगों को नदी, तालाब, झील में स्नान नहीं करना चाहिए, है ना। और 4 नंबर जो है वो कीटनाशकों का भी प्रयोग करना चाहिए, है ना। कवकनाशियों इत्यादि रूप में निम्नीकरण योग पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सॉरी, है ना। कीटनाशकों जो है ना, कीटनाशक ये सब का दवा, मतलब बहुत कोई क्या करता है, मछली के मारने के लिए पानी में दवाई डाल देता है ना, ये सारा चीज नहीं करना चाहिए। खतरनाक कीटनाशकों का उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब मृदा प्रदूषण के रोकने के लिए क्या क्या उपाय है? तो ठोस तथा अनुपयोगी पदार्थ जैसे लोहा, कॉपर, कांच, पॉलिथीन, ये सब मिट्टी में नहीं दफनाना चाहिए। वनों के काटने व पशुओं के चराने का रोक लगाना चाहिए, है ना। फसल चक्र अपनाना चाहिए। सिंचाई के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। ये सारा चीज रासायनिक खाद, कीटनाशक को कम करना चाहिए। ठोस व्यर्थ जो जो पिघल नहीं सकता है ना, उसको पुनः प्रयोग का बढ़ावा देना चाहिए। गाय के गोबर और मनुष्य के मल त्याग से बायोगैस का निर्माण पर जोर देना चाहिए। जीव वैज्ञानिक कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। ये सारा चीज। अब दीर्घ में जो है, दीर्घ में 4 का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि, है ना, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, है ना। इसके घटकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में किसी समय में निश्चित अवधि के दौरान जो है बसे लोगों में संख्या में परिवर्तन आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि। या क्या होता है कि जनसंख्या परिवर्तन में धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है ना। तो जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो जन्म दर, है ना। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उन्हें जन्म दर कहते हैं। भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से क्या होता है? अधिक होता है। मृत्यु दर क्या है? तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। और मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि का एक प्रमुख कारण भी है। उसका बाद है प्रवजन, है ना। तो प्रव्रजन संख्या परिवर्तन का एक प्रमुख घटक है। जो लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना ही क्या कहलाता है? प्रव्रजन कहलाता है। और ये केवल जनसंख्या के आकार को प्रभावित नहीं करता, बल्कि वहां के लिंग, है ना, दृष्टिकोण, ये सारा चीज को प्रभावित करता है।
अगला क्वेश्चन है कि उद्योग के स्थानीयकरण का प्रभावित करने वाले कारक को विवेचना करना है ना। उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख जो है कारण निम्नलिखित है ना। कच्चा माल है ना, कच्चा माल किसी उद्योग का आधार है। कच्चा माल सुगमता पूर्वक पर्याप्त तथा सस्ते दर पर उपलब्ध होना चाहिए। जिन उद्योग में प्रयुक्त कच्चे माल जो है ना भारी, सस्ता तथा निर्माण के दौरान वजन कम हो जाता है, वे उद्योग कच्चे माल के स्रोत में समीप अवस्थित होते हैं। इसी प्रकार जल्दी खराब होने वाले वस्तुओं का संबंधित उद्योग फल, सब्जी, दूध, मछली आदि के कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित मतलब होते हैं। उसी तरह से शक्ति के साधन है ना, शक्ति के साधन कोयला, पेट्रोलियम, जल, विद्युत, प्राकृतिक गैस, वे परमाणु ऊर्जा के प्रमुख शक्ति संसाधन जो है। लो इस्पात उद्योग कोयले की खदानों के समीप स्थापित होते हैं। एल्युमिनियम उद्योग सस्ते जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र स्थापित होते हैं ना। ये देख लीजिएगा। आगे है परिवहन और संचार के साधन। तो परिवहन का लागत औद्योगिक इकाई की अवस्थिति में जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है। संचार साधनों का महत्व भी औद्योगिक विकास में सहायक है। बाजार है ना, औद्योगिक विकास में बाजार क्या है, तो बाजार उद्योग के स्थानीयकरण का एक प्रमुख कारण है। अधिक क्रय शक्ति तथा संघन आबादी उद्योग के लिए वृहद बाजार उपलब्ध कराती है। उसी तरह कुशल श्रमिक हो गया, पूंजी हो गया। कुशल श्रमिक में क्या है, तो यह यद्यपि वर्तमान समय में मशीनीकरण का बोलबाला है ना, तो किंतु किस उद्योगों का कुशल श्रमिक की प्राप्त उनके स्थानीयकरण को प्रभावित करती है। पूंजी उद्योग जो है स्थापना में एक महत्वपूर्ण कारक भी है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन कि ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को बताना है ना। ग्रामीण और नगरीय बस्ती क्या है, तो जनसंख्या का आकार, वृद्धि एवं विस्तार तथा आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर मानव बस्तियां के दो वर्गों में बांटा गया है ना। ग्रामीण बस्ती और जनसंख्या व जनघनत्व बहुत ही कम होता है तथा यहाँ निवासी प्राथमिक क्रियाकलापों द्वारा जो है वो जीविकोपार्जन है ना, जीविकोपार्जन करते हैं। जबकि नगरीय बस्ती में जनसंख्या व जनघनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। गांव में जनसंख्या क्या होता है, कम होता है, नगर में जनसंख्या अधिक होता है। और यहाँ जो नगर में यहाँ अधिकतर निवासी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के क्रियाकलाप में संलग्न होकर उपार्जन करते हैं। अब ग्रामीण बस्ती का विशेषता क्या है ना, गांव में जो बस्ती है उसका विशेषता क्या है, तो ग्रामीण बस्ती प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमि के निकटतम से गहरा संबंध बनाए रखती है। यहाँ के निवासी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए रहते हैं और यहाँ के आर्थिक क्रिया करते हैं, जैसे कि कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, ये सब काम करते हैं। और गाँव के लोग कार विशेषता क्या है, तो इन बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है तथा वृद्धि एवं विस्तार की दर बहुत धीमी होती है। बस्तियां प्रायः किसी जल स्रोत जैसे तालाब, झील, नदी अथवा झरने का पानी के मतलब समीप में होता है। उसी तरह से नगर के किस तरह से होता है, नगर में तो समय बीतने के साथ कुछ बस्तियां जो है विशेषीकृत होकर अपने आसपास की बस्तियां सेवाएं प्रदान करने लगती है और ऐसे में नगर कहा जाता है। नगर का अधिकांश निवासी द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के काम करते हैं ना, और चतुर्थ क्षेत्र का जनसंख्या का अधिकता जो है व्यवसायिक विविधता और प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रवास क्या है ना, इसके कारण का भी विवेचना करना है। तो प्रवास प्रमुख कारण जो है वो आजीविका है ना। आजीविका के लिए लोग जो है ना प्रवास करता है। मतलब प्रवास का मतलब अपना शब्दों में देखा जाए तो प्रवास का मतलब है कि एक जगह से लोग दूसरे जगह चले गए हैं, उसी को प्रवास कहा जाता है ना। एक जगह से दूसरी जगह लोग चले जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, प्रवास बोला जाता है। तो आजीविका है ना, सीमित कृषि भूमि और बढ़ती ग्रामीण जनसंख्या के कारण कृषि संबंधित क्षेत्रों के एक निश्चित जनसंख्या को ही रोजगार उपलब्ध हो पाता है। ऐसे में कुटीर उद्योग की पतली हालत और कृषि में बढ़ते मशीनीकरण के कारण ग्रामीण की जनसंख्या बड़े भाग में जो है गाँवों का आजीविका नहीं मिल पाता, गाँव में काम नहीं मिल पाता, इसलिए वो बेरोजगार होकर कहाँ चले जाते हैं, नगर की ओर, शहर की ओर चले जाते हैं और उसको प्रवास बोलते हैं, मतलब वहां चला गया। पहला कारण था प्रवास होने का ना। दूसरा कारण क्या है, तो विवाह है ना। सामाजिक रीति रिवाज के अंतर्गत विवाह के बाद भी लड़की को जो है ना माता पिता के घर छोड़कर दूसरा जगह जाना पड़ता है, तो प्रवास के कारण ये भी हो गया। शिक्षा और वृत्ति का है ना, शिक्षा के लिए भी लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। योग्यता की वृद्धि हेतु लोग शहर की ओर बढ़ जाते हैं है ना, तो उसको उससे भी प्रवास होता है। सामाजिक सुरक्षा के चलते है ना, बहुत कोई दूसरे देश से दूसरा देश में आके बस जाता है ना, सामाजिक सुरक्षा के कारण। अगला क्वेश्चन है कि परिवहन है ना। परिवहन परिवहन जो है ना, परिवहन एवं संचार सेवाओं का महत्व और सविस्तार वर्णन कीजिए। तो परिवहन और संचार सेवाओं का सार्थकता जो है आधुनिक युग में सामाजिक एवं आर्थिक विकास क्षेत्र में परिवहन और संचार सेवाओं का सार्थकता जो है महत्वपूर्ण बिंदु है। परिवहन और संचार का महत्व बोला है, तो हम लोग महत्व देख लेते हैं एक एक करके। तो परिवहन और संचार का सामाजिक और आर्थिक विकास के आधार पर स्तंभ, इसके अभाव में विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। उत्पादन के लिए कच्चा माल और अन्य आधारभूत सुविधाएं की आपूर्ति तथा तैयार माल को बाजार एवं उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया एवं त्वरित सूचनाएं है ना, सूचनाएं परिवहन और संचार माध्यमों से पूरी होती है। परिवहन और संचार सेवाएं वस्तु की सूचनाओं
सूचना और मनुष्य की गतिशीलता प्रदान करती है। उसी तरह से आधुनिक समाज में जो है आधुनिक समाज वस्तुओं की उत्पादन, वितरण और उपभोग की सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन का व्यवस्था भी चाहता है। इसी द्वारा जो है पदार्थ का मूल्य में वृद्धि भी होता है। तो ये सारा चीज़ था। लास्ट क्वेश्चन है विश्व के मानचित्र में जो है ना? विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। अलास्का, मेक्सिको की खाड़ी, जापान और कैप टाउन और मुंबई, है ना? ये 5 जगह को दर्शाना है। तो आप लोग देखिए अलास्का कहाँ है? अलास्का इस जगह पर है। अलास्का जो है विश्व के मानचित्र में यहाँ दिखाना है आप लोग को। मेक्सिको की खाड़ी जो है इस जगह पर है। कैप टाउन इस जगह पर है। मुंबई तो अपना भारत में यहाँ है और जापान इधर है। तो ये आप लोग के लिए ज्योग्राफी का रहा, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? और आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस सब्जेक्ट का, है ना, वीडियो आप लोग को चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए या ऑब्जेक्टिव चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।